नमस्कार, स्वागत है आपका 15 संभाग 15 खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितु सिंह। और शुरुआत इस बुलेटिन की करेंगे और सबसे पहले बात भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की करेंगे। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में रविवार को जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा धूमधाम से निकाली गई, जिसमें सीएम विष्णुदेव साय गायत्री मंदिर स्थित जगन्नाथ मंदिर में आयोजित रथ यात्रा में शामिल हुए। रथ यात्रा शुरू होने से पहले भगवान की प्रतिमा को रथ तक लाया गया और छेरा पहरा की रस्म अदा की गई। इस मौके पर सीएम विष्णुदेव साय ने सभी प्रदेशवासियों को रथ यात्रा की बधाई दी और प्रदेश की खुशहाली की कामना की है। आज जगदीश यात्रा है, रथ दूज का दिन है। आज हम लोगों का सौभाग्य है रायपुर जगन्नाथ मंदिर में महाप्रभु जगन्नाथ जी, बलभद्र स्वामी और माता सुभद्रा का विधिवत पूजा अर्चना किए हैं। और ऐसे अवसर में यहाँ भारी उत्साह है। महाप्रभु जगन्नाथ जी से ये प्रार्थना किए हैं कि छत्तीसगढ़ में अच्छी बारिश हो, अच्छा अनाज का पैदावार हो, हमारे किसान सुखी हो, सबका जीवन मंगलमय हो, आनंदमय हो। मुख्यमंत्री विनायक मंदिर पहुंच चुके हैं और तस्वीर देखिए, अभी वो भगवान की आरती कर रहे हैं। इससे पहले उन्होंने हवन में भी आहुति दी थी और तस्वीर देखिए आप कि वो भगवान की आरती करते हुए नजर आ रहे हैं। भगवान जगन्नाथ और माता सुभद्रा, इसके सबब जो भगवान बालभद्र हैं उनकी आरती जो है वो की जा रही है। साथ पे रायपुर उत्तर के विधायक और मंदिर समिति के अध्यक्ष पुरेंद्र मिश्रा भी जो है वो भी मौजूद है और तमाम लोग यहाँ पर पूजा पाठ आरती करते हुए नजर आ रहे हैं। और इससे पूर्व इसके बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रथ के पास जाएंगे और वहां से रथ यात्रा को जो है वो झाड़ू बुहाकर, जो रथ होती झाड़ू बुहाकर उसके बाद में यहाँ से वो रवाना करेंगे। तो देखिए लगातार जो है वो तमाम जगहों पर रथ यात्रा के माध्यम से पूजा अर्चना की जा रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी रायपुर के गायत्री नगर में पहुंचे हुए हैं और पूजा पाठ करते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरामैन किशोर के साथ रोहित मिश्रा, विस्तार न्यूज रायपुर। और इधर गरियाबंद के देवभोग में भगवान जगन्नाथ लगान वसूली कराते हैं। इस मंदिर में पुजारी के अलावा भगवान की सेवा के लिए चाकर की भी नियुक्ति हुई है। 123 साल पुराने इस मंदिर का गहरा नाता है पुरी से। क्यों है और देवभोग के इस ऐतिहासिक मंदिर के और भी रोचक इतिहास जानने के लिए देखिए हमारी इस विशेष खबर को। गांव में घूम घूम कर झोलियों में अनाज ले रहे ये लोग देवभोग के भगवान जगन्नाथ मंदिर के चाकर और पुजारी हैं। ये भगवान जगन्नाथ के आदेश पर फसल कटाई के बाद इसी तरह गांव में जाकर अनाज को लगान के रूप में वसूलते हैं। हर साल वसूले गए लगान से ही मंदिर का संचालन और भोग लगाया जाता है। दरअसल बीते कई दशकों से रथ यात्रा से पहले लगान वसूली का एक भाग पुरी के जगन्नाथ मंदिर में भोग लगाने के लिए भेजा जाता है और इसी के चलते इस स्थान का नाम देवभोग पड़ गया। मंदिर में सेवादार के रूप में झरा बहाल के यादव परिवार को सालों पहले ये जिम्मेदारी दी गई है, जो पिछली 4 पीढ़ियों से मंदिर में सेवा दे रहे हैं। मेरा ये दायित्व है कि मेरा प्रभु का पूजा करना है। उसका जो भी भक्त आते हैं उनका पूजा करके जो भी चढ़ाते हैं फिर मेरे प्रसाद देने का है। उसके बाद मेरा यही दायित्व है, जो लगान होता है 84 मौजा के गांव, तो मैं नरिया के साथ जो सेवक हैं उनके साथ मैं घूम के हर गांव घूम के जो भी लगान वसूल होता है उसको लाता हूं, आधा हिस्सा रखता हूं और भोग के लिए जगन्नाथ मंदिर पुरी को भेजता हूँ। इस मंदिर का निर्माण 1854 में शुरू हुआ, जो 1901 में पूरा हुआ। निर्माण होते ही संचालन के लिए भागीदारी भी तय हुई। संचालन के लिए अनाज का हिस्सा देने ग्रामीणों ने शपथ ली। हमारा 4 पीढ़ी से अभी आ गया है, खत्म हो गया है। 4 पीढ़ी से जैसे हमारा भगवान का सेवा करते करते आते जाके वैसे चलते आ रहा है। क्या काम करते हैं आप, क्या जवाबदारी? हम लोग का जो भगवान जो सौंपे थे हम लोग को, वो पानी उन्हें देने के लिए कर ले, साफ सफाई कर ले सौंपा गया था। और जो रथगंचा में रथ यात्रा, जो रथ भी हमारे घर से बनाते हो, रथ भी बनाते हैं, रथ सब बनाते हैं। देवभोग में 123 साल पुराने मंदिर में आज भी ये परंपरा लगातार जारी है, जो संस्कृति, सभ्यता और आस्था को संजोए हुए है। 123 साल पहले आज के दिन ये तय हुआ था कि इस मंदिर को संचालन के लिए भगवान जो है लगान लें। आपने ठीक सुना, ये लगान प्रदेश में देश में एक पहला ऐसा मंदिर है जहाँ जगन्नाथ भगवान जो है लगान लेते हैं।
और ये लगान जो है आस्था का प्रतीक होता है। 84 गांव के लोगों ने एक साथ मिलकर अपने सहयोग से इस मंदिर का निर्माण कराया था। 1901 में मंदिर निर्माण जिस दिन पूरा हुआ, उस दिन निर्माणकर्ता गांव के लोगों ने ये तय किया था कि इस मंदिर के संचालन के लिए वो अपने सक्षम जो अनाज है उसका लगान स्वरूप भगवान को भेंट करेंगे। और इसी लगान की वजह से ही कभी देवलोक कहा जाने वाला ये इलाका जो है देवभोग के नाम से जाने लगा, क्योंकि जो लगान मिलता है उस लगान का कुछ हिस्सा यहाँ से पूरी जगन्नाथपुरी को जाता है और वहाँ पे भगवान को भोग लगता है। तो देवलोक जो है देवभोग हुआ। और इसी तरह इस इलाके में जो है यह मंदिर पुरी के जो जगन्नाथ मंदिर है उस मंदिर से संबंध रखने के कारण ये अभी आस्था का केंद्र बना हुआ है। पुरुषोत्तम पात्र, विस्तार न्यूज़, गरियाबंद। आपने ड्रोन से महिलाओं को सशक्त होते देखा होगा, आपने ड्रोन का इस्तेमाल खेती में भी देखा होगा, लेकिन अब ड्रोन का इस्तेमाल स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी किया जा रहा है। इंदौर में बढ़ते डेंगू के मरीजों को लेकर स्वास्थ्य विभाग अब अलर्ट मोड पर है, तो वहीं स्वास्थ्य विभाग अब लार्वा मिटाने के लिए एक नई पहल करने जा रहा है, यानी अब ड्रोन के जरिए डेंगू को खत्म किया जाएगा। इंदौर में की जाने वाली इस नई पहल को जानने के लिए हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए। इंदौर में डेंगू के मरीजों को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है, तो वहीं स्वास्थ्य विभाग अब लार्वा मिटाने के लिए नई तकनीक का इस्तेमाल करने जा रहा है। इंदौर में अब हाईटेक ड्रोन्स के जरिए ऐसी जगह पर जाकर लार्वा नाशक दवाई का छिड़काव किया जाएगा जहां कर्मचारी नहीं पहुंच पाते। दरअसल पानी में पनपने वाले मच्छर द्वारा अंडे देने पर पहले लार्वा पनपता है, फिर मच्छर बन जाता है। लार्वा को छोटे छोटे कीड़ों के रूप में पानी में तैरते हुए देखा जा सकता है। एडिस मच्छर की क्षमता 400 मीटर तक उड़ने की होती है। इससे प्रभावित क्षेत्र में सतर्कता जरूरी हो जाती है, क्योंकि ये जानलेवा हो सकता है। ऐसे में इस नवाचार को लेकर डॉक्टर सेतिया ने कहा कि पहली बार ड्रोन से आइडेंटिफाई किया जाएगा कि डेंगू के लार्वा कहां फैल रहे हैं। उन्होंने कहा कि कई बार 4 से 5 मंजिला बिल्डिंग पर पानी की टंकी या टायरों में पानी जमा होने की सूचना नहीं मिल पाती थी, लेकिन इस ड्रोन के माध्यम से इसकी जानकारी मिल पाएगी और ड्रोन के कारण लार्वा को मिटाने में मदद मिलेगी। तो बहुत जल्द हमारे ये अभी नवाचार हुआ है इंदौर के लिए कि फर्स्ट टाइम हमारे ड्रोन से जो है आइडेंटिफाई करेंगे कि कहाँ पर लार्वा, कहीं भी जैसे लार्वा सर्वे करना है तो और है टैंक का, जैसे पानी की कई टंकियाँ हैं वहाँ पर पानी के उनके ढक्कन खुले हुए हैं, या पर हो सकता है छत पर पानी जमा हो रहा है, या पर वहाँ पुराने टायर पड़े हुए हैं। तो कम से कम ये है कि हमारा जो सर्वे हो जाएगा, इसमें सर्वे में ये रहेगा कि कम से कम छत पे 4 आकर मंजिला या मल्टी स्टोरीज है, वहाँ पर जाने में काफ़ी परेशानी आती है। तो ड्रोन के द्वारा ये आइडेंटिफाई कर लेंगे कि कौन सा हमारा हाई रिस्क का जोन है। इसके साथ ही इंदौर मध्य प्रदेश का पहला शहर होगा जहां अब हाईटेक तरीके से लोगों के हेल्थ का ध्यान रखा जाएगा। वहीं बरसात के दौरान और उसके बाद भी बड़े शहरों में डेंगू का एक बड़ा खतरा है। नई टेक्नोलॉजी के जरिए मानवता की रक्षा का ये कदम सराहनीय तो है ही, साथ ही स्वास्थ्य कर्मियों के लिए भी ये ड्रोन मददगार साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। और अगली रिपोर्ट है जबलपुर से, और इस रिपोर्ट में आज आपको हम मनोज कुमार की कहानी दिखाने जा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने जो कर दिखाया है वो फिलहाल तो कोई बड़ी कंपनी नहीं कर पाई है। मनोज कुमार ने अपनी साधारण सी बाइक को हाइब्रिड बाइक बना डाला। साथ ही उन्होंने क्या कुछ कमाल कर दिया है, इस रिपोर्ट में देखिए। ये है मनोज कुमार, जो पेशे से इलेक्ट्रीशियन है, लेकिन इन्होंने जो कर दिखाया है वो फिलहाल तो कोई बड़ी कंपनी तक नहीं कर सकती है। मनोज कुमार ने अपनी साधारण सी बाइक को हाइब्रिड बाइक बना डाला है। बढ़ती पेट्रोल की कीमतों और महंगी इलेक्ट्रिक बाइक की समस्या से निजात पाते हुए मनोज कुमार ने अपनी बाइक को हाइब्रिड बाइक बनाया है। यानी मनोज की बाइक न केवल पेट्रोल से दौड़ सकती है बल्कि बैटरी से भी चल सकती है। मनोज कुमार अपनी बाइक को रोजाना इस्तेमाल करते हैं और महीने के हजारों रुपए बचा रहे हैं। हमारी बाइक की खासियत ये है, ये पेट्रोल से भी चलती है और बैटरी से भी चलती है। आप दोनों मोड पे एक साथ भी चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप गियर भी लगाइए तो भी गाड़ी चलेगी, और अगर गियर नहीं भी लगे तो भी चलेगी। अगर आप बैटरी से ऑपरेट करते हैं तो गाड़ी को न्यूट्रल कर दीजिए और आराम से 3 लोग का लोड लेकर क्या लगाया आपने, कैसे काम होता है? हमने इस पे लगाया है, ये हब मोटर लगी हुई है, ये 2000 वाट की हब मोटर है। इसमें 60 की स्पीड मिलती है। अगर अपन 1500 लगाएंगे तो इसमें 50 की स्पीड मिलती है। हब मोटर मतलब ये जो हाँ, ये चक्का है, ये चक्का इसी में मोटर है। हाँ,
इसी के अंदर मोटर है, इसकी वायरिंग भी गई है। इसके नीचे एक तो कंट्रोलर लगा हुआ है हमारी सीट के नीचे, जो पूरी इस चक्के को कंट्रोल करता है और बाकी चीजों को आगे बढ़ाता है। बिल्कुल कंट्रोलर हो गया, इसके बाद ये इसको थ्रोटल हो गया, इसको थ्रोटल बोलते हैं। ये आप हल्का सा देंगे तो गाड़ी फट से भग देगी। अच्छा, मतलब इसमें एक्सीलेटर नहीं, इसमें ये हाँ, चलता है। इसको एक्सीलेटर बोल सकते हैं, बैटरी वाली बाइक। बैटरी एक्सीलेटर बोलते अगर आप होर वाला करने का काम नहीं है तो हल्का सा पुश करेंगे गाड़ी भग देगी। हैं। बिल्कुल। इतनी बैटरी तेज है। कहाँ लगाई आपने, क्योंकि बाइक में बैटरी कहीं नजर ये नहीं आती। बैटरी सर, ये बैटरी ये लगी हुई है, ये बम्पर के पूरी अंदर बैटरी है, ये वाली एक ये है और एक उस साइड है। मनोज एक मध्यम वर्गीय परिवार से हैं और एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं। तनख्वाह न बढ़ने और पेट्रोल के लगातार बढ़ते दाम ने उन्हें परेशान कर दिया था और इलेक्ट्रिक बाइक खरीदने की हैसियत नहीं थी, इसीलिए उन्होंने बीच का रास्ता निकाला और अपनी पुरानी बाइक को हाइब्रिड बना डाला। 100 का एवरेज मिलता है, एक बैटरी में 50 का, दूसरी बैटरी में 100 का। और हमने 2 बैटरी इसलिए लगाई है कि बैलेंस बराबर रहे। और अगले इधर पे इसलिए लगाया है कि अगला शॉकअप हमारा इसका लोड झेल ले। जब पे करती है गाड़ी गड्ढे में तो उसका लोड झेल लेती है। और गाड़ी का सेटअप बहुत ही अच्छा बना है। ऐसा सेटअप आज तक मैंने इंडिया में किसी के पास नहीं देखा। मैंने भी यूट्यूब में बाइकें देखी मगर इतना अच्छा सेटअप किसी के पास नहीं देखा। अच्छा, आपने, मैं देख रहा हूँ यहाँ बकायदा मीटर सब लगा है। हाँ, कैसे ये समझ सकते डिजिटल हैं? मीटर है, ये बैटरी का जो वोल्टेज है वो शो करता है। अगर बैटरी 48.8 पे चली गई तो मतलब इसका चार्ज खत्म हो गया, अब ये नहीं बढ़ेगी। ये 66 से स्टार्ट होती है और 48 तक जाती है। ये पूरा मीटर आपको बताएगा, इससे पता चल जाता है। और वो चलाएंगे तो आपको जब आपकी स्पीड चलेगी तो उससे पता चल जाता है कि मैंने बिल्कुल। कितनी स्पीड अब देखिए मनोज जी ने ये जो काम किया है, इस समय ये जो बाइक आपको दिखा रहा हूँ, इसको आप देखकर बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि ये हाइब्रिड है, लेकिन ये पूरी तरीके से हाइब्रिड है। जैसा मनोज जी ने बताया कि 2 बैटरियाँ इसमें लगी हुई हैं, बाकायदा मीटर लगा हुआ है, एक्सीलेटर लगा हुआ है। लेकिन अब इसमें ये बात आती है कि लागत कितनी आई आपकी और कैसे इसको कम किया जा सकता है? लागत सर इसमें 75,000 लगी है, 75,000 रुपए का खर्चा आया है टोटल मेरा। मनोज हर पेट्रोल बाइक को हाइब्रिड बनाना चाहते हैं ताकि लोगों को बढ़ते पेट्रोल के दाम से राहत मिल सके और पेट्रोल से होने वाले प्रदूषण से पर्यावरण को भी सुरक्षित किया जा सके। मनोज को उम्मीद है कि उनके इस आइडिया को सरकार भी प्रोत्साहित करेगी और कोई बड़ी कंपनी बड़े लेवल पर अगर प्रोडक्शन शुरू करे तो निश्चित तौर पर इसकी कॉस्ट और भी कम हो जाएगी। बिल्कुल आम जनता जो व्यापार करती है, जो गांव ग्रामीण इलाकों में जाकर छोटे छोटे धंधे करते हैं, उनके लिए ये बाइक एक नई उम्मीद की किरण लेकर आएगी। रवीन के साथ दुर्गेश कुमार, विस्तार न्यूज। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, मध्य प्रदेश में सोमवार को मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। मोहन कैबिनेट में कुछ नए मंत्री शपथ ले सकते हैं। बीजेपी कार्य समिति की बैठक में फैसला लिया जा सकता है और रामनिवास रावत मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। तो बता दें, रामनिवास रावत जिन्होंने चुनाव के पहले बीजेपी ज्वाइन की और अब कयास लगाए जा रहे हैं कि रामनिवास रावत को मोहन मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है, यानी कि मोहन कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। कुछ नए मंत्री शपथ ले सकते हैं और सोमवार को मंत्रिमंडल विस्तार संभव है। मोहन कैबिनेट में नए मंत्री शपथ ले सकते हैं। कई नाम रेस में शामिल हैं। बीजेपी कार्य समिति की बैठक में फैसला लिया जा सकता है कि किस शहर को मौका दिया जाएगा और किसे मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी। रामनिवास रावत के नाम पर भी चर्चा तेज है कि रामनिवास रावत को मंत्री पद दिया जा सकता है। तो सोमवार को मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है मध्य प्रदेश में और इसे लेकर चर्चाएं तेज हैं। तो मोहन कैबिनेट में नए मंत्री जगह ले सकते हैं और इन नए मंत्रियों में नए चेहरों में रामनिवास रावत का नाम शामिल किया जा सकता है। कई नामों को लेकर निर्मला सप्रे और इसके साथ ही रामनिवास रावत को लेकर चर्चा तेज है और ऐसी संभावना है कि सोमवार को मोहन कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। बात करेंगे रीवा की, जहां के सीतापुर ग्राम पंचायत के डूडा दुआरी गांव में इस वक्त हड़कंप मच गया जब अचानक 25 से 30 लोगों को उल्टी, दस्त, बुखार की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग में भी हड़कंप मचा। ये रिपोर्ट देखिए। रीवा जिले के डूडा दुआरी गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब दूषित पानी पीने से गांव के 25 से ज्यादा लोग बीमार हो गए। उल्टी, दस्त की शिकायत होने पर सभी को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो वहीं अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल बन गया।
ग्रामीणों की माने तो करीब 3 दिन से गांव के लोगों को उल्टी दस्त शुरू हुए थे। लोग इसे हल्के से ले रहे थे, लेकिन जब 25 से ज्यादा लोग बीमार हो गए तो हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने सभी को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया है। ये घटना कैसे घटी? ये पानी का प्रदूषण सर जी। कैसे पानी का प्रदूषण? उनके जहाँ नल है उनके पानी जो है तो भरा रहा गढ़ा टाइप के है, उनके भरा रहा थे बह के आवत है। और ऊपर डामर प्लांट हुआ है। काहे का प्लांट है? डामर प्लांट। डामर प्लांट से पानी आया था वहाँ नल के पास जी। घटना आज 3 दिन हो गया सर, उल्टी और झन्ना सिर्फ यही चालू हो गया। ये 3 दिन से शुरू है? 3 दिन से चालू। अच्छा, कैसे ये घटना घटी? अब ये घटना सर हम नहीं समझ पा रहे हैं हम लोग की कैसे घटी। पूरे गांव में कोई पानी क्या कैसा? अब आप लोग जानत कि पानी से है कि कैसा है, एक खाना पीना खाते उल्टी करे, जहाँ इतना पानी चला जाए सीधे उल्टी कर दे। हालात की जानकारी मिलने के बाद सीएमएचओ रीवा भी सिविल अस्पताल मऊगंज पहुंचे। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को बीमारी के कारणों की जांच करने के निर्देश दिए। ग्रामीणों का कहना है कि गांव के पास ही एक डामर प्लांट है। 4 दिन से हो रही बारिश का सारा डामर प्लांट का पानी गांव में स्थित हैंडपंप के पास जमा होता है और माना जा रहा है कि दूषित पानी पीने की वजह से ये घटना हुई। रीवा जिले के डूडा दुआरी गांव की तस्वीरें आपने देखी। 25 से ज़्यादा लोग दूषित पानी पीने से बीमार हो गए। ये तो वो आंकड़े हैं जो अस्पतालों में भर्ती हुए हैं। अभी बहुत सारे लोग गांव के ऐसे भी हैं जो घरों में उपचार करा रहे हैं, लेकिन एक बड़ी लापरवाही भी कही जा सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि पास में ही डामर प्लांट था जिसका पानी हैंडपंप पर आता था, लेकिन प्रशासन ने कोई शुद्ध खबर नहीं ली। ग्रामीणों ने कहा कि इसकी शिकायत भी की गई, लेकिन प्रशासन मूक बधिर बना बैठा रहा। लेकिन तस्वीरें और भी आपने देखी है। सिविल अस्पताल की तस्वीरें देखी जहां पर एक बेड पर 2 से 3 बच्चे उपचार करा रहे हैं। ये जो तस्वीरें हैं ये चिंताजनक है। ये चिंता बढ़ाती हैं आपकी और हमारी भी। फिलहाल प्रशासन सक्रिय हुआ है और उपचार की तमाम व्यवस्थाएं कराई जा रही हैं। वीडियो जर्नलिस्ट आशुतोष के साथ विवेक तिवारी, विस्तार न्यूज। और अब खबर है जांजगीर से, जहां के जिला अस्पताल में मरीज बेड और ऑक्सीजन की कमी की वजह से परेशान हो रहे हैं। सरकारी अस्पताल की स्थिति इतनी खराब है कि लोग प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराने के लिए मजबूर हो रहे हैं, लेकिन कोई ऐसा नहीं जो इनकी सुध ले। न बेड है न ऑक्सीजन, यह हकीकत है जांजगीर के जिला अस्पताल की। दूर दूर से लोग इस आस में आते हैं कि उनका इलाज होगा, वो यहाँ से तंदुरुस्त होकर जाएंगे, लेकिन ये जिला अस्पताल खुद बीमार है। ये जिला अस्पताल यूं तो 100 बेड का है, लेकिन मरीजों की तादाद की वजह से यहाँ पर ओवरलोड की स्थिति है। यानी संसाधन सीमित हैं, लेकिन मरीजों की तादाद इतनी ज्यादा है कि उनको यहाँ पर इलाज ही नहीं मिल पा रहा है। कहने को तो यहाँ पर डायलिसिस की सुविधा है, लेकिन इसके लिए जरूरी ऑक्सीजन ही उपलब्ध नहीं है। अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी की वजह से मरीज और उनके परिजन परेशान हो रहे हैं। हम लोग ना किडनी वाले पेशेंट हैं, और हमारे उसके पिताजी के में ना ब्लड की कमी रहती है, उसको सांस की प्रॉब्लम होती है। तो हम लोग डॉक्टर के पास यहाँ जांजगीर अस्पताल पे लेकर आए हैं कि उनको सांस के लगे करके, तो यहाँ पर आके देखें तो डॉक्टर लोगों को बताएं तो बोल रहे हैं कि यहाँ पे बेड खाली नहीं है करके बोल रहे हैं, और ऑक्सीजन भी खाली नहीं है करके बोल रहे हैं, इसलिए उनको अभी इलाज नहीं कर सकते करके बोल रहे हैं। तो उसके लिए भी जाने के लिए बोल दिए या फिर दूसरे हॉस्पिटल जाने के लिए बोल दिए। संसाधनों की कमी का रोना रोकर यहाँ के डॉक्टर्स भी मरीजों को साफ प्राइवेट अस्पताल में जाने का बोल दे रहे हैं। स्थिति का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि जिला अस्पताल के डॉक्टर ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं कि पूरी स्थिति आला अफसरों को बताई हुई है, पर नतीजा अब तक सिफर ही रहा है। ऐसे उनके साथ उनके बाद आए हैं जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत थी, लेकिन अभी ऑक्सीजन बेड अवेलेबल नहीं है, उनको भी ये ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं कर पाया, तो उनकी भी समस्या समाधान नहीं हो पाया है। तो ये और यही समस्या पिछले 6 महीने से 1 साल तक जिला अस्पताल में है। हमने उच्च अधिकारियों को बार-बार अवगत कराया कि यहाँ पे बेड अवेलेबल नहीं होता, मरीज की संख्या बहुत बढ़ रही है, स्टाफ की संख्या बढ़ाई जाना चाहिए, लेकिन कुछ भी सुविधा नहीं है। 100 बेड का अस्पताल है, उसमें 170 करीब बेड लगा हुआ, 150 मरीज हैं। ऐसी स्थिति है, ओवरलोड की स्थिति है, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं निकला है। बारिश के मौसम में अचानक मरीजों की तादाद भी बढ़ गई है। नतीजा ये है कि अस्पताल पर और भार बढ़ गया है। बुनियादी चीजों के अभाव में आम लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे हैरानी की बात यह है कि पूरी स्थिति से वाकिफ होने के बाद भी जिम्मेदारों के कानों पर जू तक नहीं रेंग रही। जांजगीर से विस्तार न्यूज के लिए प्रकाश साहू की रिपोर्ट।
इधर ग्वालियर में एक बार फिर जमीन विवाद को लेकर गोलियां चली हैं। दिन दहाड़े चली इन गोलियों से ग्वालियर में दहशत का माहौल है। घायल अस्पताल में भर्ती हैं, तो आखिर क्या है ये पूरा मामला, इस रिपोर्ट से समझिए। ग्वालियर में वैसे तो लगातार ही दबंगई और मारा पिटाई की खबरें आती रहती हैं, लेकिन इस बार गोलियां चलाकर दहशत फैलाई गई। ग्वालियर में हाईवे के पास जमीन पर मालिकाना हक को लेकर ये गोलियां चली। 4 लोगों ने चाचा, भतीजे और पत्नी को घेरकर पिटाई की और तीनों की मदद के लिए कोई बीच में न आए, इसके लिए तमंचे और बंदूक से ताबड़तोड़ हवाई फायर भी की। मारपीट के दौरान घायल हुए चाचा को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल ग्वालियर देहात मोहना थाना क्षेत्र के खांदी गांव में रहने वाले हरि सिंह बघेल की हाईवे पर होटल के पास जमीन है, जिसे निगम तोमर अपनी बताता है। हरि सिंह बघेल अपने चाचा लक्ष्मण सिंह बघेल के साथ वहां जमीन पर गए हुए थे। इसी दौरान ये विवाद हुआ। आसपास के लोग बीच बचाव के लिए आए तो निगम और उसके साथियों ने तमंचे और बंदूक तानकर गोलियां चला दी। फिलहाल पुलिस ने 4 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर फरार 2 आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। उस जमीन पे आकर 4 लोगों ने वहाँ पे अपना बोर्ड लगा दिया और झगड़ा करने लगे। उनके द्वारा मना करने पर गाली गलौज करी, जान से मारने की धमकी दी और मारपीट करने लगे। तो उनके परिवार वाले बचाने आए तो उनकी पत्नी, उनके चाचा, उनके बेटा, 3 लोगों को उनको भी चोटें आई। उनकी रिपोर्ट पर से, हरि सिंह बघेल की रिपोर्ट पर से 4 लोगों के विरुद्ध BNS जो नया कानून है उसके तहत मारपीट और जान से मारने की धमकी और हवाई फायर का अपराध पंजीबद्ध किया गया है। इस मामले पर पुलिस ने कार्रवाई तो कर ली है और बाकी आरोपियों की तलाश भी की जा रही है, लेकिन बार बार ग्वालियर में इस तरह दबंगई की घटनाओं ने भी लोगों को दहशत में डाल दिया है। आए दिन ग्वालियर में इस तरह की वारदातें सामने आती हैं, लेकिन पुलिस किसी भी प्रकार का कड़ा एक्शन नहीं ले पा रही है। ग्वालियर से विस्तार न्यूज के लिए अनिल गौर की रिपोर्ट। इधर विंध्य में एड्स रोगियों की संख्या तेजी से बढ़ी है। सबसे ज्यादा विंध्य में सतना जिले में HIV संक्रमित रोगियों की संख्या बढ़ी है। रीवा संभाग के ग्रामीण अंचल के ज्यादातर युवा मुंबई, सूरत, गुजरात समेत बड़े शहरों में काम के लिए जाते हैं और एड्स के ज्यादातर मरीज ऐसे ही परिवार में मिले हैं। विंध्य में एड्स रोगियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। सबसे ज्यादा विंध्य में सतना जिले में HIV संक्रमित रोगियों की संख्या बढ़ी है। रीवा संभाग के ग्रामीण अंचल के ज्यादातर युवा मुंबई, सूरत, गुजरात समेत बड़े शहरों में काम के लिए जाते हैं। एड्स के ज्यादातर मरीज ऐसे ही परिवार में मिले हैं। सतना में तो HIV पीड़ितों में भयानक उछाल आया है। यहाँ 1 साल में 98% मरीज बढ़ गए। ये खुलासा राज्य एड्स नियंत्रण समिति भोपाल को जिलों से भेजे गए आंकड़ों से हुआ। इसे लेकर 12 अगस्त से जागरूकता अभियान चलाया जाएगा, जिसमें HIV संक्रमण के कारणों और उनसे संबंधित जोखिम के बारे में लोगों को शिक्षित किया जाएगा। 2002 से अब तक के आंकड़े, अब तक 850 संक्रमित सतना में पाए गए। बीते 1 साल में 127 संक्रमित सतना में मिले। 2024 में जनवरी से जुलाई तक 50 संक्रमित मिले। 450 मरीजों का अब भी इलाज जारी। राष्ट्रीय एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के अंतर्गत सतना के अंदर HIV के रोकथाम के लिए बहुत सारी एक्टिविटी चल रही है। हमारे पास पिछले 2002 से अभी तक के डाटा में लगभग 850 केस HIV पॉजिटिव आइडेंटिफाई किया है और पिछले 1 वर्ष में 127 केस आए हैं। इस वर्ष जनवरी से लेकर अभी जुलाई तक 7 महीने में 50 केस आइडेंटिफाई हुए। इनके रोकथाम के लिए लगातार बहुत सारी हमारी NGO काम करते हैं अवेयरनेस वाली पार्ट की। एड्स कैसे फैलता है उससे बचने के बारे में लगातार ये NGO के माध्यम से की जाती है। रीवा जिले में HIV संक्रमण को बढ़ने से रोकने के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए जिले के 45 कॉलेज को रेड रिबन क्लब के रूप में चिन्हित किया गया है और उनको हर साल 7,000 रुपए का अनुदान भी दिया जाता है। इसके अलावा रीवा में 12 ICT केंद्र बनाए गए हैं, जहां HIV की जांच निःशुल्क की जाती है। रीवा जिले में 2009 के मुकाबले HIV संक्रमित रोगियों की संख्या में कमी जरूर आई है, लेकिन प्रदेश में रीवा अभी भी शीर्ष के जिलों में गिना जाता है, जिसमें रोकथाम के लिए तमाम प्रयास भी किए जा रहे हैं। HIV को लेकर अपना शासन बहुत सक्रिय है और हमें समय समय पर शासन से जो दिशा निर्देश मिलते रहते हैं कि HIV का आक्रमण दर कम करना है, इंसिडेंस कम करना है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे हम IC प्रोग्राम अपने करते हैं, प्रचार प्रसार प्रोग्राम,
और HIV की सबसे इम्पोर्टेंट यह है कि जागरूकता सभी को होना चाहिए, सभी को HIV के बारे में मालूम होना चाहिए। इसके लिए जैसे रीवा में लगभग 45 कॉलेजेस को रेड रिबन क्लब करके हम लोगों ने आइडेंटिफाइड किया है और उनको पर हर साल 7,000 रुपये का अनुदान भी शासन की तरफ से प्राप्त होता है। दुनिया भर में एड्स एक भयावह बीमारी के तौर पर जाना जाता है, जिसकी रोकथाम के लिए अभियान भी चलाए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के मानचित्र में रीवा सतना जिले में एकदम से एड्स के मरीजों की संख्या में उछाल गंभीर खतरे के संकेत दे रहा है। उम्मीद है आने वाले समय में इस पर रोकथाम लग सकेगी। राज्य एड्स नियंत्रण समिति के जारी आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश के 10 जिलों में HIV संक्रमण में भारी उछाल आया है, जिनमें से विंध्य का सतना जिला सबसे ऊपर है और इस पर सबसे ज़्यादा आंकड़े जो सामने आए हैं उसमें HIV पॉजिटिव आए हैं, जिसने पूरे विंध्य की चिंता बढ़ा दी है। और अब स्वास्थ्य विभाग इस पर सक्रिय हुआ है और इस पर नियंत्रण के तमाम कोशिशें भी जारी कर दी है। कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ विवेक तिवारी, विस्तार न्यूज। और अब खबर है बैतूल से, जहां की भैंसदेही तहसील का एक गांव इन दिनों एक अनजान बीमारी से जूझ रहा है। झिरी गांव के बुजुर्ग से लेकर बच्चे तक इस रहस्यमयी बीमारी से पीड़ित हैं, तो स्वास्थ्य विभाग भी इसे ठीक करने की कोशिश कर रहा है। बच्चे हों या बुजुर्ग, झिरी गांव के ग्रामीण इन दिनों एक अज्ञात चर्म रोग की चपेट में हैं। इस बीमारी ने सैकड़ों लोगों को अपनी चपेट में ले लिया है। इतना ही नहीं, हर रोज इस बीमारी से पीड़ित लोगों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। चर्म रोग से दुधमुहे बच्चों से लेकर उम्रदराज लोग तक परेशान हैं और इस बीमारी से ग्रामीणों के जिस्म पर छाले उभर रहे हैं और 1-2 दिन में छाले फूटने पर ये घाव का रूप ले रहे हैं। अभी 8 दिन पहले ही चालू हुआ है बीमारी। अच्छा, क्या हो रहा है आपके बच्चे को? पता नहीं, फुंसी टाइप होता है और पानी फैलने के बाद में ज्यादा ही हो जाती है। कितने साल का बेटा है आपका? 1.5 साल का। अच्छा, आपने डॉक्टर को बताया? अभी बता रहे हैं। तो क्या बोल रहे हैं, कितने दिन से है ये बीमारी? अभी ज्यादा दिन नहीं हुए। इस बीमारी की जानकारी जैसे ही स्वास्थ्य विभाग तक पहुंची, विभाग ने गांव में एक टीम को भेजा। पिछले 2 दिनों से टीम गांव में है और सभी ग्रामीणों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है। डॉक्टर्स के मुताबिक ये एक तरह का चर्म रोग है जो फंगल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है और अब इसकी जाँच की जा रही है। एक स्किन इन्फेक्शन है, डर्मेटोलॉजिकल स्किन इन्फेक्शन है। इसमें देखा गया है, जब बच्चे अभी इलाज के दौरान देखा गया है कि सिर पे कुछ फंगल इन्फेक्शन जैसा हो रहा है, जो कि थोड़ा साफ सफाई नहीं रखने से और एक बच्चे से दूसरे बच्चे को भी ये फैल जाती है बीमारी। इसलिए एक समूह में 10-12 बच्चों को ये बीमारी ये देखी गई है। ये एक फंगल इन्फेक्शन है। इससे पहले भी बच्चों को ट्रीटमेंट दिया गया, एंटीबायोटिक और एंटी फंगल का ट्रीटमेंट दिया गया। इससे बच्चों को आराम दिए और उनके ये जो स्किन इन्फेक्शन है वो बहुत हद तक ठीक हुई। ये बीमारी बहुत संक्रामक बताई जा रही है, जो तेजी से एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलती है। अब स्वास्थ्य विभाग पूरी कोशिश कर रहा है कि इस बीमारी पर काबू पाया जाए। फिलहाल ग्रामीणों को दवाई दी जा रही है, साथ ही स्वच्छता पर विशेष ध्यान रखने के निर्देश भी दिए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ शंकर राय, विस्तार न्यूज, बैतूल। मध्य प्रदेश के दमोह जिले में अंतिम यात्रा के लिए भी लोगों को संघर्ष करना पड़ रहा है। सड़क के अभाव में लोगों को शव कंधे पर लेकर घुटने तक भरे नाले से निकलना पड़ रहा है। और ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के दमोह जिले के जबेरा जनपद पंचायत के तहत आने वाली सिंग्रामपुर गांव की हैं, जहां एक व्यक्ति की मौत हो जाने पर ग्रामीण लोग उसके शव यात्रा निकालते हुए शमशान घाट की ओर बढ़ते हैं। लेकिन जैसे ही ग्रामीण शमशान घाट के नजदीक पहुंचते हैं, बीच में एक नाला पड़ता है जिसमें इतना पानी भरा है कि लोगों के घुटने तक डूब जाएं। अब ऐसे मुश्किल भरे हालात में लोग उसी नाले को जैसे तैसे पार कर शव को मुखाग्नि देते हैं। 5 जुलाई 2024 को विस्तार न्यूज ने दमोह जिले की खबर दिखाई थी। कैसे यहां अंतिम संस्कार के लिए भी लोगों को संघर्ष करना पड़ रहा है और महज 24 घंटे के अंदर ही 10 साल की परेशानी का हल निकल गया। हमारी खबर का असर हुआ, जिला प्रशासन हरकत में आया और जिला पंचायत सीईओ मौजूदा कलेक्टर ने तत्काल जबेरा सीईओ को शमशान घाट पहुंचने और मौजूदा स्थिति पर एक रिपोर्ट बनाने का आदेश दे दिया। बदहाली के हालत देख जिला पंचायत सीईओ ने तत्काल यहां पुलिया बनाने की मंजूरी दे डाली। दरअसल दमोह जिले के जबेरा जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाले सिंग्रामपुर गांव की ये तस्वीर, जहां सड़क के अभाव में लोगों को शव कंधे पर रखकर घुटने तक भरे नाले से निकलना पड़ रहा है।
जिसमें इतना पानी भरा होता है कि लोगों के घुटने भी डूब जाते हैं। ऐसे मुश्किल भरे हालात में लोग उस नाले को जैसे तैसे पार कर शव को मुखाग्नि देते हैं। अंतिम संस्कार में आते समय रास्ते में बहुत दिक्कतें आती हैं। नदी पड़ती है, अगर बारिश ज़्यादा हो जाती है तो हम लोग आने में असमर्थ होते हैं। तो सरकार से मांग करते हैं कि इधर स्टाफ डैम या फिर पुलिया कुछ बनवाई जाए, जिससे हम अपने परिजनों को या फिर अंतिम संस्कार के लिए अच्छे से ला सकें और अपनी क्रियाएं पूरी करें। अंतिम संस्कार के लिए तो आने में बहुत कठिनाई होती है, इसलिए ग्रामवासी मांग करते हैं कि यह नाला जो है उसके ऊपर स्टाफ डैम कम पुल बनाया जाए, क्योंकि बरसात में अंत्येष्टि के लिए अधिक परेशानी ना हो, कम से कम आदमी के समय पर अंत्येष्टि हो जाए। लेकिन हमने ये खबर प्रमुखता से दिखाई और इसका असर भी हुआ। अब यहाँ करीब 40,61,000 रुपए की लागत से शमशान घाट के पास इसी नाले पर पुलिया बनेगी, जिसका काम भी 1 से 2 दिन के अंदर शुरू हो जाएगा, जिससे लोगों को परेशानी से निजात मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। इधर भिंड जिले के गोहद में बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। सड़क से कई गांवों का संपर्क टूट गया है। चितौरा समेत 6 गांवों के कई घरों में पानी भर गया है और ग्रामीणों ने घरों की छतों पर रात गुजारी है। यहां के निब्रोल सड़क पर पुल के ऊपर पानी बह रहा है। एसडीआरएफ टीम को भी अलर्ट किया गया। तो 3 तस्वीरें आप देखिए, भिंड के गोहद की तस्वीरें हैं। बारिश से हालात किस तरह से बिगड़े हैं इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। लोगों के घरों तक पानी पहुंच चुका है, तो वहीं रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है। इधर लोग छत पर जिंदगी बिताने को मजबूर हैं क्योंकि उनके घरों में पानी घुस चुका है। मुरैना जिले में रुक रुक कर हो रही बारिश से नदी नालों ने रौद्र रूप ले लिया, जिसके चलते 1 दर्जन से ज्यादा गांव का नजदीकी शहरों से संपर्क टूट गया। लेकिन बारिश के रौद्र रूप के बीच भी आम लोग जान जोखिम में डालने और मौत को दावत देने से बाज नहीं आ रहे। बाढ़, बारिश और खतरे के बीच जान जोखिम में डालने की ये रिपोर्ट देखिए। उफान पर नदी नाले, तेज बारिश का दौर, मुसीबत में जान डालते लोग। ये तस्वीरें मुरैना जिले की हैं, जहां रुक रुक कर हो रही बारिश से नदी नालों ने रौद्र रूप ले लिया है, जिसके चलते 1 दर्जन से अधिक गांव का नजदीकी शहरों से संपर्क टूट चुका है। तेज और लगातार हो रही बारिश से सोन नदी भी उफान पर है और सोन नदी से जुड़े नालों में भी पानी तेज रफ्तार से बह रहा है, जिस वजह से कई मुख्य मार्गों का संपर्क गाँवों से टूट गया है। कहाँ जा रहे हो अभी आप? अभी मैं केरल से आया हूँ, अभी इधर फंसा हुआ हूँ। कैसे फंसे हुए हो? मेरे बाल बच्चे बीमार थे, मैं वो उधर गया खाना देने के लिए, वो वापस रिटर्न आया, वो नदी आ गई, इसलिए मैं फंस गया। तो अभी रास्ता नहीं है आपके लिए, तो कैसे निकलो? रास्ता नहीं है, यहाँ पर ही आप यहाँ प्राप्त खड़े। तो अभी क्या शासन से क्या मांग करना चाहते हो आप? ये करना चाहते हैं कि हमारा पुल काफी ऊंचा हो जाए, इसलिए हमारा आवागमन बना रहेगा। कितने गाँव लगते हैं इधर में? इधर से लगते हैं 5-7 गाँव लगते हैं। हम अपने घर के लिए जा रहे थे, ट्रैक्टर लेके कैलारस से आए थे। तो अभी क्या समस्या हुई? सुबह 8 बजे हम आ गए, अब 3-4 बज रहे हैं करीबन, और सुबह से यहाँ भूखे प्यासे फंसे हुए हैं। क्या समस्या हुई? समस्या ये हो गई कि ये नदी का पुल क्या है, थोड़ा बहुत नीचे है, तो नदी आ जाती है तो ऐसे ही खड़े रहते हैं, इधर के उधर, उधर के उधर, कोई कहीं नहीं जा पाता है। प्रशासन से क्या मांग करना चाहते हैं? प्रशासन से यही मांग करना चाहते हैं कि हमारे पुल को ऊंचा किया जाए। सोन नदी से जुड़े नालों में तूफान जैसे हालात बने हुए हैं और बताया जा रहा है कि कैलारस कस्बे के पास ब्रह्म बाजाने से कैलारस को जोड़ने वाले नाले पर पानी तेज रफ्तार से नाले के 3 फीट ऊपर बह रहा है। अरोदा से कैलारस आने वाले सभी नालों के 3 फीट पानी ऊपर बह रहा है। इस दौरान कई जगह तो लोग पानी कम होने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन ब्रह्म बाजना के रपटे पर लोग लापरवाही बरत रहे हैं। कई लोग 2 फीट ऊपर पानी में होकर नाला पार कर रहे हैं, तो कुछ लोग 1.5 फीट पानी से बाइक और अपने वाहनों को निकाल रहे हैं। जहां एक तरफ लोग जान खतरे में डालकर मौत को आमंत्रण दे रहे हैं, वहीं प्रशासनिक इंतजाम भी राम भरोसे है। ऐसे में बस आम लोगों से खुद की जान की सुरक्षा करने की उम्मीद ही की जा सकती है और बारिश थमने के बाद आवागमन करने की अपील। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। इधर भिंड जिले के गोहद में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए गए मकान का छज्जा अचानक भरभरा कर गिर पड़ा। हादसे में एक महिला समेत 4 लोग घायल हो गए। पूरा मामला क्या है, जानने के लिए भिंड से आई इस रिपोर्ट को देखिए। भिंड जिले के गोहद में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए गए मकान का छज्जा अचानक भरभरा कर गिर पड़ा। हादसे में एक महिला समेत 4 लोग घायल हो गए।
दरअसल प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ये मकान बनाया गया था, जिसमें बाहर की तरफ लगभग 3 फीट का छज्जा निकाल दिया गया था। लगातार हो रही बारिश से अचानक छज्जा भर भराकर गिर गया, जिसके बाद एक बिजली का पोल भी गिर गया। छज्जा गिरने की आवाज सुनते ही आसपास के लोगों ने घायलों को मलबे से बाहर निकाला और अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार के बाद सभी घायलों को ग्वालियर रेफर कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंचा। इधर मुरैना में लोग नरकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। यहाँ मृत लोगों की अंतिम यात्रा निकालने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। पहले ही बारिश में प्रशासन और निगम के दावों की पोल खोलती इस रिपोर्ट को देखिए। ये तस्वीरें मुरैना जिले के चौरा रोड वार्ड क्रमांक 47 मथुरा मार्केट की हैं। यहाँ प्रशासन की व्यवस्था, निगम की तैयारियों और विकास के दावे महज दावे ही नजर आते हैं। पहली ही बारिश में हालात ये है कि जीवित तो जीवित, मरने के बाद की अंतिम यात्रा भी लोगों को चैन की नहीं मिल पा रही है। यहाँ लोग जीते जी नरक सी जिंदगी जीने को मजबूर हैं। पहली ही बारिश से गलियां दलदल में तब्दील हो चुकी हैं। अपने अपनों की लाश को अंतिम संस्कार के लिए कीचड़ और दलदल से लेकर जा रहे हैं। हमारी दादी का देहांत हो गया, तो आज घोंटू पानी भरा हुआ था और अर्थी को इतना आपको बता नहीं सकते, घोंटू पानी में हमने बड़ी मुश्किल से अर्थी को निकाला। और अगर नगर निगम का ये हाल है तो आगे चलकर पता नहीं क्या होगा। गांव की सुविधा देखो बहुत अच्छी है आजकल, है ना, और नगर निगम की तो व्यवस्था ही खराब है। जागो नगर निगम, जागो। विकास के दावे और बारिश की तैयारियों को लेकर निगम के दावों की पोल पहली ही बारिश में खुल गई है। ये तस्वीरें देखने के बाद बस यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले दिनों में हालात कितने भयावह होंगे। और अब बात करेंगे मुरैना की, जहां कैलारस क्षेत्र के ग्राम रिझौनी सिरसौद के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में बने शौचालय की नियमित साफ सफाई न होने से यहां गंदगी का अंबार लगा है। हालात ये हैं कि शौचालय की गंदी बदबू से छात्र परेशान हैं और इतना ही नहीं, गंदगी इतनी है कि शौचालय में जाले और दीमक भी लगे हैं। स्कूल प्राचार्य ने इस तरह की किसी भी बात से इनकार कर दिया है। पानी की व्यवस्था ये लाइट नहीं आती है तो मोटर कहाँ से चलेगी। लाइट आती है तो दोनों टंकियाँ माने दोनों तरफ की फ्लो हो जाती हैं और शौचालय में पानी उनमें से कनेक्ट है टंकियों में से। अब उधर के माने शौचालय ये उपयोग में नहीं आ रहे हैं, उधर इधर मिडल से ही उपयोग में आ रहे हैं ज़्यादातर। इधर मुरैना से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है, जहां बाल निकेतन रोड पर विद्युत विभाग की टीम पहुंची तो अधिकारियों को देख लोग घरों में ताला लगाकर भाग निकले। दरअसल विद्युत विभाग की टीम यहां उपभोक्ताओं की घर 70 लाख की बकाया राशि की वसूली के लिए पहुंची थी। 14 घरों के लोग अपने घर में ताले लगाकर भाग गए, तो वहीं बिजली विभाग ने कार्रवाई करते इस घरों के कनेक्शन काट दिए और 16 लोगों के खिलाफ बिजली चोरी के केस दर्ज किए। कलेक्टर के आदेश अनुसार शहर में इन दिनों बिजली कंपनी का बकाया वसूली अभियान चल रहा है, जिसमें बिजली चोरी पर भी फोकस है। ये हमारी कार्रवाई कलेक्टर साहब के निर्देशन में हो रही है। जो कलेक्टर साहब के निर्देशन में वसूली का और चेकिंग का, और जहाँ पे मीटर नहीं लगे हैं, बड़े बड़े मकान उनके सब्सिडी के बिल आ रहे हैं, उनकी हम चेकिंग कर रहे हैं। ये रूटीन कार्रवाई है, जिसके तहत हम आज चुंगी नाका रोड पर, बाल निकेतन रोड पर कार्रवाई करेंगे। हमारी कार्रवाई के दौरान हमने अभी 5 पंचनामे अभी तक 135 के जब्त बना लिए गए हैं, जो कि अलग से तार डालकर एवं केबल में कट करके चला रहे थे। बाकी कुछ लोग जो हम आने से पहले तारा लगा के अभी अपने परिसर को बंद करके भी चले गए हैं और जिन पर बकाया हमने उनके कनेक्शन काटे हैं। आगे भी ये कार्रवाई निरंतर चलती रहेगी। बूचमाड़ की बात करेंगे, जहां जवानों ने एंटी नक्सल ऑपरेशन के दौरान एक सर्चिंग का वीडियो जारी किया। जवान भारी बारिश में अबूझमाड़ जंगल में सर्चिंग कर रहे हैं। लगातार जवान जंगलों और एंटी टेरर अभियान चला रहे हैं। साथ ही जवान और सरकार नक्सलवाद पर तीखा प्रहार भी कर रहे हैं। तो नक्सलियों के टेरर के खिलाफ अभियान जारी है। देखिए, बारिश का दौर भी शुरू हो चुका है और अबूझमाड़ के जंगलों से जवानों ने जो वीडियो जारी किया, तमाम कठिनाइयों के बावजूद जवान अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं और बारिश के दौरान भी जवान सर्चिंग ऑपरेशन में लगे हुए हैं। ये वीडियो सामने आया है, इस वीडियो को आप देखिए। अबूझमाड़ के जंगल का ये वीडियो बताया जा रहा है। टेरर के खिलाफ अभियान लगातार जारी है और इसी कड़ी में जवान अबूझमाड़ के जंगलों में पहुंचे, जिसका वीडियो भी जारी किया है।
और इधर गरियाबंद में अतिक्रमण हटाने पहुंचे रेंजर समेत 3 कर्मियों के साथ ग्रामीणों ने जमकर मारपीट की। कर्मचारियों का कहना है कि वे उदंती सीता नदी अभ्यारण्य के तौरेंगा वन परिक्षेत्र में अवैध कब्जा हटाने गए थे, जहां 25 से 30 लोगों ने उन पर हमला कर दिया और रेंजर राकेश परिहार समेत 3 अन्य कर्मियों को बंधक बनाकर उनके साथ मारपीट की। इतना ही नहीं, उनके कपड़े भी उतरवा लिया और उनके मोबाइल और पैसे भी लूट लिए। फिलहाल घायल कर्मचारियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। सिंगरौली में गड्ढे में तब्दील हुई परसौना से गड़ा खाड़ राजमिलान की मुख्य सड़क। आए दिन इस सड़क पर हादसे हो रहे हैं। सड़क से पानी भरने से आए दिन एक्सीडेंट होते हैं और आपको बता दें, स्थानीय जनप्रतिनिधि हर्षित सिंह ऋषु ने पत्र लिखकर रोड बनवाने की मांग भी उठाई है। कोयले से भरे सड़क पर टेलर वाहन चलते हैं। सड़क न बनवाने पर हर्षित सिंह ऋषु जनपद सदस्य राजमिलान ने धरने पर बैठने की बात कही है। तो सिंगरौली में गड्ढे में तब्दील हो गई है सड़क। ये तस्वीरें आप देखिए, जहां सड़क पर हर जगह आपको गड्ढे नजर आएंगे और ऐसे में आवाजाही करने वाले लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है रायपुर से। विस्तार न्यूज की खबर का असर हुआ है। जर्जर स्कूलों को लेकर एक्शन में है अब सरकार। जर्जर स्कूलों में कक्षाओं के संचालन पर रोक लगा दी गई है। तो स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव ने आदेश जारी किया। स्कूलों की मरम्मत के लिए जिला कलेक्टर्स को निर्देश दिए गए हैं। 3 दिन के अंदर निरीक्षण करने और मरम्मत कराने के निर्देश हैं। बड़ी खबर आपको रायपुर से बता दें, विस्तार न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। जर्जर स्कूलों को लेकर सरकार अब एक्शन मोड में है और स्कूलों में कक्षाओं के संचालन पर रोक लगा दी गई है। स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव ने आदेश जारी किया है। स्कूलों की मरम्मत के लिए जिला कलेक्टर्स को निर्देश दिए गए हैं और 3 दिन के अंदर निरीक्षण करने और मरम्मत करवाने के निर्देश जारी किए गए हैं। इसके साथ ही इस आदेश में कहा गया है कि वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में सामुदायिक भवन में कक्षाओं का संचालन कराया जाए, लेकिन जर्जर भवन में कक्षाओं का संचालन ना हो। ये आदेश देखिए इस पत्र के माध्यम से जारी कर दिए गए। तो बता दें, विस्तार न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। इन स्कूलों की हालत भी दिखाई थी, जिसके बाद इसका एक बड़ा असर भी हुआ और अब ये आदेश जारी कर दिए गए। स्कूल शिक्षा विभाग ने तमाम कलेक्टर्स को ये नोटिस जारी किया है। मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार की सुगबुगाहट तेज हो गई है, जिसे लेकर कैबिनेट मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा ने कहा कि इन सब को लेकर केंद्रीय नेतृत्व ही फैसला करेगा। तो वहीं अपने विभाग में हो रहे कामों को लेकर उन्होंने कहा कि मेरे विभाग में जन कल्याणकारी योजनाओं से भरे हुए विभाग हैं। लोगों तक योजनाओं का लाभ मिले, ये हमारी प्राथमिकता है। मंत्रिमंडल विस्तार की भी जो है आज सुबह से अटकलें चल रही हैं, विस्तार होना है, ये भी थोड़ा सा बताइए, इस पर क्या सच है, क्या हकीकत? ये सब केंद्रीय नेतृत्व वरिष्ठ नेताओं का करणीय कार्य है और उन्हीं के अनुरूप सारे काम होते हैं। आप जो है बैठकों में लगातार रहते भी हैं, साथ में जो विभाग मिला है उसमें भी कसावट लगातार बनाए रखते हैं। पिछले दिनों बड़ी बैठक ली और भविष्य में विभाग में क्या नवाचार करने वाले हैं आप? विभाग में जो जो चीज़ें हैं, छोटे काम हो बड़े काम हो, सभी महत्वपूर्ण रहते हैं। और चाहे उद्यान की विभाग हो, सामाजिक न्याय विभाग हो, एक जन कल्याणकारी योजनाओं से भरे हुए विभाग हैं। सबको उनके जो काम है उसके सबको उन तक पहुँचे, उनका लाभ मिले, यही विभाग के काम है। तो मंत्री जी कह रहे थे कि सामाजिक न्याय विभाग हो या फिर हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट हो, इसमें लगातार समाज को फोकस किया जाता है, वो भी फोकस है और संगठन की मजबूती के लिए उसके लिए भी वो सक्रिय है। श्याम सिंह तोमर, कैमरा पर्सन दीपक के साथ, विस्तार न्यूज के लिए। इधर भोपाल में विस्तारित प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई है। बीजेपी का फोकस अब महिलाओं पर भी है। पार्टी चाहती है कि महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ें। महिलाओं को लेकर विस्तार न्यूज से मध्य प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी से खास बातचीत की। प्रदेश कार्य समिति की बैठक है, इसमें मातृशक्ति पर बात ना हो तो फिर बात नहीं बनती। प्रतिमा बागरी जी हैं, हम उनसे जानेंगे क्या तैयारी है, वो खुद क्या तैयारी करके आई हैं और क्या मातृशक्ति के लिए कहना चाहेंगे। देखिए, जिस तरह नारी सशक्तिकरण भारतीय जनता पार्टी की एक न केवल लक्ष्य रहा है, बल्कि उसको धरातल पर उतारने की गतिविधियां लगातार की जा रही हैं
और 33% का आरक्षण देते हुए मातृशक्ति को और शक्ति प्रदान करने की जो भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, उसको निश्चित तौर पर हम लोग अब प्रयास कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मातृशक्तियों को तैयार करके आगामी जो समय है, जो इलेक्शंस के आएंगे, तो उसके लिए तैयार भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा मातृशक्तियों को जागृत करें देश उन्नति के लिए, देश की प्रगति के लिए और देश को सक्षम बनाने के लिए। वो दिन दूर नहीं जब मातृशक्ति की यानी नारी शक्ति की बैठक होगी। आश्वस्त हैं प्रतिमा बागरी जो कि मंत्री हैं, साथ ही वो कह रही हैं कि मातृशक्ति की यानी नारी शक्ति की तो तैयारी भाजपा को रखनी ही होती है, क्योंकि बहुत सारे इस हिसाब से कार्यक्रम चलते हैं जो नारी शक्ति ही कर सकती है। श्याम सिंह तोमर, कैमरा पर्सन दीपक के साथ, विस्तार न्यूज़ के लिए। बीजेपी कार्य समिति की बैठक में शामिल होने के लिए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी पहुंचे। सिंधिया का कहना है कि तीसरी बार मोदी सरकार का बनना एक अच्छा संकेत है। पूरी दुनिया में भारत की ताकत बढ़ी है और भारत एक शक्ति के रूप में उभरकर सामने आया है। भारतीय जनता पार्टी के आम कार्यकर्ता के रूप में इस कार्य समिति में उपस्थित होने का हमें मिला है। देश की जनता ने तीसरी बार मौका दिया है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत विश्व पटल पर एक नक्षत्र के रूप में उभर रहा है। और खबर अब बिलासपुर से मिल रही है। कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। प्रेम प्रकाश पांडे की याचिका को स्वीकार कर लिया गया है। चुनावी याचिका को हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया है, तो निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका को कोर्ट ने सुनवाई योग्य माना है। बता दें कि प्रेम प्रकाश पांडे ने एक याचिका लगाई थी जिसे हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया और अब कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव को बड़ा झटका हाईकोर्ट से लगा है। तो चुनावी याचिका को हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया और निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका को कोर्ट ने सुनवाई योग्य माना है। इधर श्योपुर जिले में लगातार हुई 24 घंटे बारिश ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया। कराहल क्षेत्र के ग्राम मालीपुरा में बारिश का पानी भर जाने की सूचना पर आनन फानन में तुरंत निरीक्षण करने जा रहे एसडीएम उदयवीर सिकरवार और सीईओ अभिषेक त्रिवेदी की गाड़ी आपदा से मायापुर के रास्ते के बीच बनी क्षतिग्रस्त पुलिया में फंस गई। पुलिया पर पानी का बहाव तेज होने के बावजूद अधिकारियों ने जान जोखिम में डालकर ट्रैक्टर पर सवार होकर मलीपुरा गाँव पहुंचे, जिसकी लोगों ने खूब प्रशंसा की। छत्तीसगढ़ का भाटापारा अपने धार्मिक आयोजनों के लिए एक अलग ही पहचान रखता है। यहाँ पर कई आयोजन सालों से होते चले आ रहे हैं और यहाँ के लटूरिया मंदिर से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा भी निकलती है। ये यात्रा यहाँ से पिछले 121 सालों से निकलती चली आ रही है। यहाँ के राम सप्ताह चौक के जगन्नाथ मंदिर से ये रथ यात्रा निकलती है और इस रथ यात्रा में भाटापारा के निवासियों के साथ आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के लोग भी शामिल होते हैं। लटूरिया मंदिर से निकलकर भाटापारा के प्रमुख चौराहों से होती हुई करीब 10 से 12 किलोमीटर का सफर तय कर ये यात्रा वापस लटूरिया मंदिर पहुंचती है। जी, मैं इसी मोहल्ले का हूँ, मंदिर के पास का, और बचपन से मैं आ रहा हूँ। लगभग ये मंदिर 120 साल पुराना है और ये इनकी मूर्ति जो है जगन्नाथ जी की, सुभद्रा जी है, बलराम जी की मूर्ति, ये पूरी से हिलाई गई थी, ऐसा मुझे ज्ञात है। जब से मैं शादी होकर यहाँ आई हूँ, आज से 26 साल हो गए हैं, तब से हर साल मैं यहाँ दर्शन करने आती हूँ। जन्माष्टमी और इसमें रथ यात्रा के दिन हमेशा दर्शन करने आती हूँ। क्या मनोकामना लेकर आए थे? जी कुछ नहीं, भगवान तो सब जानते हैं, उनसे क्या मांगना जो भी देंगे सब अच्छा ही करेंगे। और इसी के साथ 15 संभाग 15 खबर में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए विस्तार न्यूज़। नमस्कार।